स्वागत है दोस्तों ग्रेड प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम यूपी टीजीटी के एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हमारे यूपी टीजीटी का हिंदी का सिलेबस कितने भागों में बांटा गया है और उसको किस पैटर्न पर आयोग उसका परीक्षा पैटर्न या किस तरीके से अ, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न रखा गया है उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे उसके आंसर दिए जाएंगे, वो सारी बातें मैं आज आपको इस सिलेबस में डिस्कस करूंगा। तो सिलेबस पर आने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी टीजीटी का जितना आसान हिंदी का सिलेबस है उतना शायद किसी भी विषय का नहीं है। बस शर्त यह है कि हमको थोड़ा सा सीरियस होकर के उसको अच्छे तरीके से एक बार क्लियर करना है। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखते हैं कि क्या है हिंदी का हमारा सिलेबस। देखो, पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि हिंदी में जो परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहेगा। ये आप सभी को पता होगा कि कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का हमारा पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होते, क्वेश्चन जो रहते हैं वो वस्तुनिष्ठ होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, पेपर का समय क्या रहेगा, ठीक है, मीडियम क्या रहता है पेपर का, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो, आयोग जब पेपर कराता है हमारा, तो हिंदी टीजीटी का जो पेपर है वो टोटल 500 मार्क्स का होता है और इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि हमारा यहाँ एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का पूछा जाएगा। तभी तो 125 के, अगर हम क्या करते हैं कि अगर एक सवाल हमारा 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो 125 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टोटल हमारे मार्क्स कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उन सभी विकल्पों में से एक सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। साथ ही हमारे पेपर का टाइमिंग भी हमको याद रखना है कि 2 घंटे का हमारा पेपर होगा। तो हमको 120 मिनट में, कितने मिनट में? 120 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं? 125 क्वेश्चन करने हैं, 125 प्रश्न करने हैं। तो हमारे पास एक मोटा-मोटा अंदाजा लग गया कि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 50 से 55 सेकंड है। कितने सेकंड है? 50 से 55 सेकंड। अब इसी 50 से 55 सेकंड में आपको प्रश्न को पढ़ना भी है, प्रश्न का सही उत्तर भी चुनना है। तो अभी से आपको करना क्या है कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए, मॉडल पेपर्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी सफलता के चांसेस हमारे उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज है, क्या हमारे टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती? तो यहाँ पर आपको एक खुला ऑप्शन मिलता है कि बिल्कुल भी यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर यहीं पर जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे पास में, तो हम एक भी क्वेश्चन यहाँ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हमें लगभग सभी क्वेश्चन 125 में से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं भी आते हैं तब भी हमारा यहाँ नुकसान होने की जो संभावना है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसीलिए हमें सारे प्रश्नों के वहां पर उत्तर देके आने हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? परीक्षा का जो मीडियम रहता है वो रहता है हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन हमारा जो पेपर है वो हिंदी भाषा का है। इसीलिए हिंदी लिटरेचर में आपको केवल हिंदी मीडियम में ही पेपर देखने को मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि हमारे इस सिलेबस में, इस पैटर्न में हमारा जो सिलेबस रखा गया है वो किस तरीके से रखा गया है, कि हमें कौन कौन से बिंदुओं पर बहुत अच्छा फोकस करना है, कौन से पॉइंटों को थोड़ा सा साइड करके चलना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पार्ट है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, ये हम सबको पता है। पहला है आपका आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत हमको क्या-क्या चीजें पढ़नी है वो चीज मैं यही बता देता हूँ। एक तो आपको अपभ्रंश साहित्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के बाद में आपको रासो साहित्य या चारण साहित्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है, फिर खड़ी बोली, यहीं पर आपको नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, नाथ एवं सिद्ध साहित्य, ये हमको आदिकाल के अंतर्गत इतना एरिया कवर करना है। ठीक है, तो आपको अभी से याद रहना चाहिए कि अपभ्रंश, रासो साहित्य, खड़ी बोली जिसमें अमीर खुसरो का नाम आता है,
नाथ साहित्य एवं सिद्ध साहित्य। इन 5 बिंदुओं को आपको आदिकाल के लिए अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बहुत सारे 4 कवि आपको दे दिए गए, उनसे कहेगा कि इनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, या उन कवियों की रचनाएं आपको दे दी जाएंगी और उन रचनाओं के आधार पर आपसे कहा जाएगा कि इन रचनाओं को आप क्या करिए कि कवियों से मिलान करिए। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आदिकाल के कवि, भक्ति काल के कवि, रीति काल के कवि, आधुनिक काल के जितने भी रचनाकार हैं उनको आपको अलग से सेट कर लेना है, ताकि जब आप परीक्षा हॉल में बैठे और प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप कंफ्यूज न हो। उसके बाद अगला पार्ट आता है आपका भक्ति काल। तो देखिए, भक्ति काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। भक्ति काल को कितने भागों में बांटेंगे? 2 पार्टों में, एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हमारा संत काव्य और सूफी काव्य आता है। तो अगर ये पूछा जाए कि निर्गुण के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा संत काव्य, या मैं पहले सूफी लिख देता हूं, सूफी काव्य, और दूसरा है आपका संत काव्य। सूफी काव्य को ही कहा जाता है प्रेमाश्रयी शाखा। क्या कहा जाता है इसको? प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। और संत काव्य को कहा जाता है ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, तो ये चीजें हमको किसमें क्लियर करनी है आपकी, ये भक्ति काल में पढ़ने हैं। दूसरी है आपकी सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा में एक आ जाएंगे आपके राम काव्य धारा के या रामाश्रय काव्य धारा, और दूसरी आ जाएगी कृष्ण काव्य धारा। तो हमको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से कवि हमारे, या प्रेमाश्रय शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी हमारे प्रतिनिधि कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के कबीर दास जी हैं, राम काव्य धारा के तुलसीदास हैं, तो कृष्ण काव्य धारा के सूरदास हैं। तो वहां पर हमको एक लिस्टिंग बना लेनी है पहले से ही कि कृष्ण काव्य धारा के कौन कौन से कवि रहे हैं, उनकी रचनाएं क्या रही हैं, ठीक है, उनका समय काल क्या रहा है। दूसरा, राम काव्य धारा के कौन है, सूफी काव्य धारा के कौन कौन है, संत काव्य धारा के कौन कौन है। ये सभी हमको क्या करना है, अभी से एक लिस्ट बना लेनी है, पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब कर लेना है कि हमको किस पार्ट पर कितना ज्यादा फोकस करना है। तीसरा आता है आपका रीति काल। तो रीति काल को भी अगर देखा जाए तो 3 चरणों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आता है आपका रीतिबद्ध, दूसरा आता है रीति सिद्ध और तीसरा आता है रीति मुक्त। तो इस तरीके से रीति काल को कवर करना है। फिर है आधुनिक काल, और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र युग से माना जाता है। तो भारतेंद्र युग में नाटकों का विकास हुआ, ठीक है। दूसरा द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो लगभग 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पार्टों में टीजीटी में हमारे आधुनिक काल को विभाजित किया गया है। तो इसी तरीके से इन 6 पार्टों को भी हमको क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इतना जो पोर्शन था हमारा, ये केवल हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आपको यहाँ पर पीवाईक्यू यानी कि पिछले परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो करवाए जाएंगे। उसके अलावा एक पेड कोर्स लॉन्च किया जाएगा हिंदी टीजीटी के लिए। तो जो भी विद्यार्थी पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो ग्रेड प्लस के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, और जो पीवाईक्यूज रहेंगे वो आपके यूट्यूब पर डेली फ्री क्लासेज रहेंगी, और वहां पर पीवाईक्यूज का विद डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज एक एक क्वेश्चन को आपको करवाया जाएगा परीक्षा तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या सिलेबस आता है। देखिए, अगला पार्ट आता है आपका हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ठीक। यहां तक अभी हमने हिंदी साहित्य का विकास देखा था, अब आएगा गद्य साहित्य का विकास। तो एक मुख्य अंतर आपको पता ही होगा कि जब भी हम साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में हम 2 विधाएं पढ़ते हैं। 2 विधाएं क्या क्या, एक हम पद्य साहित्य को पढ़ते हैं और एक गद्य साहित्य को पढ़ते हैं। कौन सा? पद्य साहित्य, और दूसरा गद्य साहित्य। तो पद्य किसे कहते हैं और गद्य किसे कहते हैं, ये तो आपको अंतर पता ही होगा, ठीक है। तो पद्य हम ऐसी रचनाओं को कहते हैं जहां पर व्याकरण के नियमों को भंग करके जो तत्व पैदा होता है उसे पद्य कहा जाता है, या ऐसी रचनाएं जो व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके लिखी जाती हैं वो पद्य कहलाती हैं, जिनमें लय होती है। और ऐसी रचनाएं जो व्याकरण के नियमों से बंधी होती हैं वो गद्य साहित्य कहलाती हैं। तो यहाँ टीजीटी में हमारा गद्य साहित्य का विकास दे रखा है, तो हमको सिर्फ यहाँ किस पर ज्यादा फोकस करना है, गद्य साहित्य पर करना है। और गद्य के अंतर्गत अगर हम गद्य को भी आगे विभाजित करते हैं तो इसमें दृश्य गद्य साहित्य आ जाएगा, श्रव्य आ जाएगा, दृश्य श्रव्य आ जाएगा, है ना। विविध अन्य में भी पूछा जाएगा, आगे और डिस्क्राइब करेंगे इसको। तो यहाँ हमको 4 चीजों पर ध्यान देना है। पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका निबंध। तो निबंध में हिंदी साहित्य में पहला निबंध
किसे कहा जाता है या प्रामाणिक निबंध किसे माना जाता है, प्रमुख निबंधकार कौन-कौन हुए, उन निबंधकारों के प्रमुख निबंध कौन-कौन से हैं, ठीक। दूसरा है नाटक, नाटक पूछे जाएंगे, उपन्यास पूछे जाएंगे, कहानी। अब आपसे कहेगा कि बताइए इनमें से, अगर मैं यही एक नॉर्मल क्वेश्चन करता हूं कि हिंदी गद्य साहित्य में सबसे बड़ी विधा इनमें से कौन सी है, तो सबसे बड़ी विधा हमारी क्या हो जाएगी, उपन्यास। क्योंकि उपन्यास जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं लिखी जाने वाली रचना है। इसको लिखने के लिए बहुत सारा धैर्य, बहुत सारा पेशेंस की ज़रूरत होती है और समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए हिंदी गद्य साहित्य में सबसे बड़ी विधा उपन्यास को कहा जाता है और छोटी विधा कहानी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी गद्य की जो लघु विधाएँ हैं, तो ये तो सबसे बड़ी विधाएँ हो गई, ठीक। तो लघु विधाओं में आपकी जीवनी आ जाएँगी, आत्मकथा हमको पढ़नी है, संस्मरण रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य है, गद्य काव्य व्यंग है। तो ये सारी चीज़ें हमको हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। पद्य हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, यहाँ हमको सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना है वो गद्य साहित्य पर करना है। इसके बाद में अगला जो पैटर्न है वो हमारा भाषा विज्ञान का है। उन ठीक, तो देखिए हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएँ। तो हिंदी के रचनाकार और रचनाओं को अलग से तैयार नहीं करना है कि जब हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो उसी हिंदी साहित्य में सारी रचनाएँ आ जाएँगी आपके, सारे रचनाकार आ जाएँगे। तो इनको अलग से तैयार नहीं करना है। इनको हिंदी साहित्य पढ़ने के साथ-साथ ही रचना और रचनाकारों को तैयार हम एक साथ करेंगे, अलग-अलग से नहीं करेंगे। फिर आता है आपका काव्य शास्त्र, काव्य के भेद। इसी को हम काव्य शास्त्र भी कहते हैं, इसी को हम साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र। तो काव्य के भेद, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत हमको रस के अवयव पढ़ने हैं, रस के भेद पढ़ने हैं, छंद, छंद के भेद, अलंकार और अलंकारों में 2 अलंकार जो सबसे फेमस है आपके, एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार, इनको पढ़ेंगे। फिर काव्य के गुण क्या-क्या होते हैं, काव्य के दोष क्या-क्या होते हैं, ये हमारे काव्य शास्त्र के भेद के अंतर्गत हमको इतना पोर्शन क्लियर करना है। टीजीटी में जब हम टीजीटी से जब पीजीटी में जाते हैं तो पीजीटी में थोड़ा-सा हमारा पाश्चात्य का काव्य शास्त्र जुड़ जाता है। तो इतना जो काव्य शास्त्र है ना, ये हमारा केवल भारतीय काव्य शास्त्र है यहाँ पर। और पीजीटी में और नेट लेवल पर जाते हैं तो वहां पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र जुड़ जाएगा, आपको इतना बात याद रखना है। तो यहाँ सबसे आसान काम ये है कि जब हम भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा चीजों से हम पहले से ही परिचित होते हैं। बस कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ऐसी होती है जो हमको अलग से जुटानी होती है, और यहाँ पर वो जानकारी आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है टीजीटी की दृष्टि से, यहाँ इसको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, बारीकी से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला पोर्शन क्या है आपका, अगला पार्ट आता है हिंदी भाषा का ज्ञान। इसका मतलब भाषा विज्ञान को अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भाषा विज्ञान में हमको क्या-क्या, किन-किन पोर्शन पर ध्यान देना है, इस बात को समझना है। देखिए सबसे पहले हमारी हिंदी की जो बोलियां हैं, ठीक है, हिंदी की बोलियां हो गई, उनकी विशेषताएं हो गई कि भाई किस बोली की अपनी क्या विशेषता होती है, और उनका क्षेत्र हो गया, और उन बोलियों में अगर साहित्य का सृजन हुआ है तो उसमें साहित्य और उन रचनाओं के बारे में भी पूछा जाएगा, तो उनके बारे में हमको यहाँ अच्छे से पढ़ना है। तो हिंदी में अगर पूछा जाए कि भाई कुल बोलियों की संख्या, तो यूपी में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो आयोग सही मानता है प्रश्न को कि हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, तो हमको 17 बोली बतानी होती है। वहीं पर विभाषाएं, विभाषाओं को हम उपभाषा का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। उपभाषा, तो हमारी उपभाषाएं कितनी हैं, 5 हैं। तो उन 5 उपभाषाओं में कौन सी बोलियां किसके अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं, इस बात पर फोकस करना है। फिर है हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां कौन कौन सी हैं, देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि का नामकरण, उसका विकास और उसकी विशेषताएं, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है आपका त्रुटियों में सुधार के प्रयत्न, आपको कुछ शब्द ऐसे दिए जाएंगे जिनमें त्रुटियां होंगी और उसमें आपको सुधार करके सही उत्तर का विकल्प चुनना है। क्लियर है यहाँ तक? तो भाषा विज्ञान भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, यहाँ से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इसके बाद में अगला पोर्शन है आपका व्याकरण का। तो व्याकरण में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्याकरण लगभग ज्यादातर लोगों का अच्छा ही होता है, बस थोड़े से नियमों को और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में अगर पढ़ा जाए तो यहाँ हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना सबसे कम होती है। तो हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले लिंग, वचन, कारक, ठीक है। ये 3 वो टॉपिक हैं
जिनसे शब्दों में क्या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होगा, विकार। तो लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ठीक है, उसके बाद शब्द रूप आते हैं हमारे, तो पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम्मिलनार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। ये जितने इजी टॉपिक हैं उतने ही थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए संधि है, तो संधि को आपको क्या करना है कि 3 पार्टों में पहले से ही डिवाइड कर लेना है, स्वर, व्यंजन और दीर्घ, विसर्ग। ठीक है, स्वर के भेद 5 होते हैं, तो इसके पांचों भेद आपको याद करने हैं। यहाँ कि कितने भेद होते हैं, उनके अपने अपने क्या नियम हैं। समास है तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक, उसके बाद वर्तनी शुद्धि, तो वर्तनी शुद्धि को समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि हमको वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए, और वर्णमाला पढ़ने के बाद में हम तुरंत संधि की भी जानकारी होनी चाहिए। जब संधि हमको समझ में आएगी तभी हम क्या कर सकते हैं, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि के साथ साथ शब्द शुद्धि कर सकते हैं। और वाक्य शुद्धिकरण के लिए जैसे इसमें जो टॉपिक हमारे नहीं दे रखे हैं वो मैं बता देता हूं कि वाक्य शुद्धिकरण में हमको सबसे पहले संज्ञा संबंधी अशुद्धि मिलती है, एक तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि मिलती है, ठीक है, विशेषण संबंधी अशुद्धि मिलती है, और क्रिया संबंधी अशुद्धि मिलेगी। तो इनको पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विकारी शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम, इनको अगर ये हमने पढ़ लिए तो हमारा वाक्य शुद्धिकरण क्या होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि सिलेबस को बहुत कम दिया जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम बिना पढ़े इन टॉपिकों के आंसर दे ही नहीं सकते हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण के लिए हमको संज्ञा भी पढ़ना होगा, सर्वनाम भी पढ़ना होगा, विशेषण भी, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारे टॉपिकों की जब हमको जानकारी अच्छे से हो जाएगी तो वाक्य शुद्धिकरण हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद पर्यायवाची विलोम, ये देखिए जो शब्द रूप है ना, यहां से और यहां तक का जो पोर्शन है आपका, इनको रटा नहीं जाता है, इनको याद करने का एक पैटर्न होता है। आपको करना क्या है कि डेली 20 से 25 पर्यायवाची आप लिखिए। इस तरीके से आपका पेज का फॉर्मेट होगा। तो एक तरफ यहां पर पर्यायवाची आप लिखते जाइए और ये वाला पोर्शन आप खाली छोड़ दीजिए। इसकी 2-3 फोटोकॉपी के सेट निकलवा लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो दोबारा भी आप दूसरे पेज पर उसकी प्रैक्टिस कर सकें। विलोम है, डेली 50 विलोम आप लिखिए, उनको याद करिए। सब श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं, इनको इसी पैटर्न पर याद करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनको भी। मुहावरे और लोकोक्ति ज्यादातर हमारे सही हो जाते हैं। तो ये जो पैटर्न था ये हमारा हिंदी व्याकरण का पैटर्न था। इसके अलावा संस्कृत का भी कुछ पार्ट है जो हिंदी साहित्य में पूछा जाता है। अब उसमें क्या क्या याद करना है आपको संस्कृत साहित्य में, तो संस्कृत के प्रमुख रचनाकार कौन कौन हुए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे कालिदास की सारी रचनाएं, भवभूति, गार्गी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, ये संस्कृत के क्या हो जाएंगे, रचनाकार, और इनकी रचनाएं आपको याद करनी है। इसके अलावा संस्कृत का जो व्याकरण है, उस व्याकरण में आपको संस्कृत की संधि, संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग, ये इतना हमको क्या करना है, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत तैयार करना है। इसके बाद में आपको एक गद्यांश पद्यांश मिलेगा, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करके देना है। तो ये इतना पोर्शन आपको हिंदी में अलग से संस्कृत का मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा हिंदी टीजीटी के सिलेबस का डिस्कशन था, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। और अभी ग्रेड प्लस अपने प्लेटफॉर्म पर टीजीटी के लिए सारे कोर्सेज और सारे पीवाईक्यूज लाने वाले हैं, और आप ग्रेड प्लस से जुड़े रहिए, जहां पर आपको विगत वर्षों के सभी प्रश्न विद डिस्क्रिप्शन मिलेंगे और सारी क्लासेज आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।